3 हफ्ते से भी ज्यादा बीत चुके थे। बेटी ने जो कहा था कि मैं गाड़ी भेज दूंगी, तुम आ जाना, वो गाड़ी अभी तक आई नहीं थी। तभी तो जब भी घर में किसी का फोन रिंग करता था तो वह बूढ़ी औरत चौंक जाती थी कि क्या पता शायद बेटी का ही फोन हो और बोल रही हो कि माँ, गाड़ी आ जाएगी आपको लेने के लिए। पर ऐसा कभी होता नहीं था और फिर वो उसी उम्मीद में लेटी रहती थी, एक पुरानी सी चौकी पर, जो उस बूढ़ी को लाचार होने का एहसास अपनी मच मच की आवाज से करवाती रहती थी। ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ एक चौकी ही थी जो उसको लाचार होने का एहसास हर पल करवाती थी, और भी एक मकड़ी का जाल से भरा हुआ रोशनदान था जिससे मानो रोशनी आना तो चाहती ही नहीं थी, पर फिर भी वह शायद बुढ़िया को दीवार पर उसके उजड़े हुए रूप का साया दिखाने आती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वह जाल भी हवा के झोंकों से नहीं बल्कि उसकी लाचारी पर हंसने के लिए लहराती रहती है। पर यह सब कुछ खास थोड़ी ना था। यह तो होता ही है। घर पुराना, चौकी पुरानी और वह झुर्रियों से भरी औरत भी तो पुरानी ही थी ना। वैसे तो उसको फ्रिज का ठंडा पानी का कोई आदत नहीं थी, पर आज बहू ने वह पानी देने से भी यह कहकर मना कर दिया कि बैठे बैठे पूरे दिन सिर्फ फ्रिज का ठंडा पानी पीती रहती है, और मैं यहाँ या मेरे बच्चे क्या उसके नौकर हैं जो बिस्तर पर खाना पानी बार बार जाके दी, खुद तो महारानी की तरह लेटी रहती है। यह बात भी कुछ सही ही बोल रही है वो। पूरे दिन तो वह एक ही रोशनदान से आधी अधूरी रोशनी को एक टक होकर देखती रहती थी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी कि 1 साल से वही उसी चौकी पर वैसी ही लेटी हुई थी। अब उसमें उसकी बहू बेटी भी क्या कर सकती थी। अगर पूरी पीठ उसकी सड़ गई थी तो यह तो बहुत साधारण सी बात थी। 1 साल से बस एक ही बिस्तर पर लेटी है, तो ऐसा तो नहीं था कि उसकी बहू जानबूझकर उसके कमरे में नहीं आती हो। जाती हो, वह जाती भी तो कैसे उस कमरे से इतनी बदबू जो आती रहती थी, और बदबू आती भी क्यों नहीं। लगता नहीं कि कभी वह एक टेढ़ी वाली थाली और चिपका हुआ लोटा उसके खाने के बाद कभी धुला भी होगा। वह खुद भी कम थोड़ी ना थी, कुछ ज्यादा ही शौक पाले थे। क्या जरूरत थी कि सफेद साड़ी से ही अपने सिकड़े हुए शरीर को ढके। अगर कोई और रंग होता तो कम से कम वह इतना गंदा तो नहीं होता। ना खून का धब्बा हर जगह तो नहीं दिखता, ना जो उसके पैर से मच्छर के काटने से निकलता रहता था। इतनी पुरानी सोच के लोगों की हालत यही होती है। वरना आज तो पति के मरने के अगले दिन ही मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि देखो अभी बीते महीने भी नहीं हुए उसके पति के मरे हुए, और वह कितना श्रृंगार करके होटल जाने लगी। और एक ये भी जो 34 साल के पति के जाने के बाद भी वैसी की वैसी ही है। ऐसा थोड़ी ना था कि बेटा समझता नहीं था कि सब ठीक नहीं है माँ के साथ। वह बेचारा करता भी क्या। बहू तो जाती भी थी उस कमरे में, भले वह कारण और मनसा कुछ भी रहती हो, पर बेटा जाता भी तो क्यों और कैसे। आखिर बीवी के जैसे थोड़ी ना था जो कि कमरे में जाकर माँ को गाली देता। वह तो बेटा था, ऐसा कैसे कर सकता था। पर फिर भी आज सारी मोह माया छोड़कर जा रहा था उस कमरे में उस औरत से मिलने जिसने उसको 9 महीने अपनी कोख में रखा था। परखती भी क्यों नहीं। वह तो हर माँ का काम होता है बच्चों को कोख में रखने का। अगर किसी ने कोई बड़ा महत्वपूर्ण और एहसास बेटा और बहू है जो कर्तव्य नहीं होने के बाद भी अपनी माँ को 1 साल से बिस्तर पर फ्री में बैठाकर खिला रहा था। खैर, ऐसा लगता है कि उसकी माँ को शायद कोई काला जादू भी आता था, इसलिए अभी तक कमरे में शरीर पूरी तरह से दाखिल भी नहीं हुआ था, और उसकी माँ अपनी सरिया घुसे हुए पैरों को कपड़े से ढकने लगी ताकि कहीं बेटा उसके पैर पर भिन भिनाती मक्खी की आवाज सुनकर वापस ना हो जाए। अपने बालों को न जाने क्यों संवारने लगी।
अचानक से आज रोशनदान पर लगा हुआ जाल भी रुक गया और रोशनी भी तेज से अंदर आने लगी, मानो सब आज खुश हो रहे हो कि कोई तो जो यहाँ इस कमरे में आ रहा था। चेहरे पर आज झुर्रियाँ भी कुछ कम लगने लगी थी। चारों दिशाओं मानो आज उस सुकड़ी बुढ़िया के साथ खड़े होने को मचल रही है। तभी तेज आवाज आई कि माँ जगी हो कि सो रही हो। लंबे कदम से यूं आया कि माँ जगी हो। उस लंबे कदम और ऐठी आवाज के बीच एक और आवाज सुनाई दी कि बाबू सोना, बेटा राजा कब आया दुकान से, खाना खाया कि नहीं। यह आवाज खत्म होती कि उससे पहले एक और तीखी आवाज उस कमरे में दस्तक दी। जल्दी से आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। वही चिपक गए हो क्या? अरे सुन भी रहे हो कि माँ ने कान में रुई डाल दी है। खैर ये तो साधारण सी बात थी। वैसे तो झुर्रियों ने उसकी आंख को पूरी तरह से ढक दिया था। फिर भी जब आंख को उठाकर देखा तो बेटे की तरफ तो चेहरा पर न जाने क्यों उसे मांगने वाला भाव दिख रहा था। पर यह तो गलत था। क्या था उस बुढ़िया के पास जो उसका बेटा मांगने आया था? माँ यह शब्द एक बार फिर सुनाई दिया। तुम्हारी बहू के बहन के बेटे का बर्थडे है और सबको बुलाया है। अब मैं घर में कोई कलह नहीं चाहता, इसलिए जाने से तुम्हारी बहू और बच्चों को नहीं मना कर रहा हूँ। यह सुनने के बाद वह बुढ़िया अपनी ठुठरी हुई जीभ को अपने दांतों के बीच से निकाल ही रही थी कुछ बोलने की, तभी एक और आवाज आई। तुम्हारी पेंशन में हर महीने 500 रुपए आते हैं ना? सोच रहा हूँ उसमें से 3,000 निकाल कर यह काम कर लूँ। वैसे भी उसकी माँ कुछ बोल नहीं पाती, फिर भी सावधानी बरतते हुए बेटा जवाब सुने माँ का हाथ बहुत आराम से पकड़कर अंगूठा का निशान लगा लिया बैंक के कागज पर और फिर जोर से बोलकर कि अरे यार आ रहा हूँ, तुम खाना निकालो, और फिर लंबे कदम से निकल गया। माँ अभी भी चुपचाप लेटी हुई थी, वैसे ही जैसे 1 साल से थी। खैर अभी ये तो बहुत साधारण सी बात है। बाहर जाते ही बीवी से बोला, अरे यार कभी कभी उस कमरे में भी झाड़ू मरवा दिया करो, कितनी गंदी बदबू आ रही है। सांस रोक कर बैठा हुआ था उस कमरे में। अच्छा थोड़ा साबुन दो, हाथ धोना है, फिर कुछ खाने का मन भी करेगा। बुढ़िया के हाथ हाथ के नाखूनों में कितनी गंदगी भरी हुई थी, उल्टी जैसा लग रहा है। और बीवी ने बहुत जोर से बोला, ये बात अब मत बोलो, मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं। यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।